हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं जॉब एस्पायर हब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिलीज किए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके अनुसार जो है इन्होंने टीचर की भर्ती के लिए जो है एक तरीके से नोटिफिकेशन निकाला है, यानी कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। अब अगर हम टीचर्स की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे जो पोजीशन मिलेगा वो होगा दैट इज पीआरटी का, ठीक है, टीजीटी का, पीजीटी का, ये सारे पोस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर हम इन सब का कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 700 से भी ज्यादा पोस्ट है। और अगर हम इसके अलावा भी, क्योंकि बहुत सारे और भी पोस्ट दिए गए हैं, जैसे कि हो गया अलग अलग लैब असिस्टेंट्स का, इसके अलावा लाइब्रेरियन का, ठीक है, जूनियर एनालिस्ट का, तो इन सबको भी अगर मिलाया जाए जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट होता है, तो अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 1000 से भी ज्यादा जो है पोस्ट एक तरीके से रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में जो है हम सारे हाइलाइट्स के बारे में समझेंगे कि रिक्रूटमेंट के मामले में जो है क्या क्या एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स आपको जरूर बता दूंगी ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो है आप आगे बढ़ सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको आने वाली टाइम में जो है कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आए, कोई भी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आए, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके इस चैनल के माध्यम से। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इट इज अ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एक तरीके से बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो भी एज लिमिट है यहाँ पर, एज लिमिट में जो है बहुत अच्छी रिलैक्सेशन की गई है कोविड के कारण, और वो रिलैक्सेशन जो है ऑब्वियसली रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी वैरी कर रही है, जो कि इसी पीडीएफ में बताया गया है। और जो एज का रिलैक्सेशन होगा ना, वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट किया जाएगा, यानी जितनी भी आपकी एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट होगा। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो रहने वाली है 6 फरवरी 2025, ठीक है। अब जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेगा। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन स्पेशली इन लोगों ने मांगा है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डिफरेंट लाइक टीचिंग एग्जाम का आपके पास सर्टिफिकेट हो, टेट हो, बीएड हो, कोई भी एग्जामिनेशन जो इन्होंने डिमांड की है इन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सारे एग्जामिनेशन का जो प्रूफ है या फिर सर्टिफिकेट है वो आपके पास जो है 6 फरवरी 2025 से पहले आ जाना चाहिए। जैसे मैं एक रफली एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपने बीएड दिया है और बीएड का आपके पास अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो वो रिजल्ट जो है आपके पास 6 फरवरी 2025 से पहले आ जानी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फिलहाल में जो है कोई भी डिग्री चल रहा है यानी कि ऑनगोइंग है, तो इन दैट केस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, स्पेशली वो डिग्री जो इन्होंने डिमांड की है। और अगर वो डिग्री अभी ऑनगोइंग है, आपने कंप्लीट नहीं की है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज के लिए जो है इन्होंने एक तरीके से मना कर दिया है। तो कोई भी क्वालिफिकेशन का प्रूफ आपके पास जो रहेगा वो 6 फरवरी 2025 से पहले पहले आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं कि इन सारे पोस्ट के लिए, क्योंकि अलग अलग जो जोन है, क्योंकि दैट इज आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे टीचर्स के लिए वो अलग अलग जोन के लिए निकला है, क्योंकि दैट इज अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो अलग अलग जोन में वो अवेलेबल है। आपको किस जोन के लिए अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पे। पहला, आप ये भी देख सकते हैं कि किस जोन में जो है सबसे ज्यादा पोस्ट या सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है, और दूसरा कि जिस जोन को आप सिलेक्ट कर रहे हो उस जोन में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आप हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे या मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका डिजायरेबल पोस्ट भी उस जोन में होना चाहिए। और दूसरा कि उसके लिए जो है प्रॉपर सीट भी अवेलेबल होना चाहिए। इसी ब्रोशर में जो है इन्होंने एक तरीके से किस जोन में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है, ये चीज भी जो है इसी पीडीएफ में इन्होंने दे रखा है। आप देख सकते हैं पीडीएफ का टोटल जो साइज है लगभग 109 पेजेस है इसमें, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखेंगे, मेन डिटेल्स को मैं कवर करूंगी। इसके अलावा अगर आप इस पोस्ट के लिए मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक बार आपको अपनी तरफ से इसको अच्छे से रीड आउट जरूर करना होगा। कमिंग टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। और फॉर्म में आपको सारी की सारी चीजें जो है बहुत प्रॉपर ढंग से डालना है। ध्यान रहे, एक और चीज मेंशन किया गया है कि फॉर्म भरते टाइम जो आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालेंगे
वो चीजें जो है आगे चल के आप चेंज नहीं कर सकते हैं करेक्शन विंडो के द्वारा, ठीक है। और करेक्शन करने के लिए भी मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम आपने कोई गलती कर दी, तो उस केस में जो है लगभग आपसे 250 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो उस केस में जो है आप गलतियां ना करें, वरना 250 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और उस केस में भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है चेंज नहीं की जा सकती है, मतलब वो करेक्शन के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए, तो आपने फॉर्म भर दिया। दूसरा जो है यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको जो है लगभग जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। 1 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा, और टोटल जो क्वेश्चन आपको टोटल जो मार्क्स होगा दैट इज 100 मार्क्स होगा, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप गलती करते हो तो 1/3 जो नंबर होगा वो आपका नेगेटिव की तरह काट लिया जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सीबीटी किस बेसिस पे होगा, वो डिपेंड करता है आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे सीबीटी होगा। उन्होंने जो है एक तरीके से सिलेबस को इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में जो है डिटेल में मेंशन कर दिया। मैं आपको शो भी कर दूंगी कौन कौन से पेजेस पे वो मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो जिस वजह से जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिए गए कि किस सिलेबस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, सीबीटी एग्जाम क्लियर करने का भी कैटेगरी वाइज जो है डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मान लेते हैं आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो उसके बाद जो है आपका एक तरीके से स्किल टेस्ट होगा, जिसको कि आप इंटरव्यू की तरह ले सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू का भी एक पर्टिकुलर रेशियो है कि हाँ कितना रेशियो हम किसको दे रहे हैं, इंटरव्यू को कितना दे रहे हैं, सीबीटी को कितना दे रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। इंटरव्यू को भी उन्होंने डिवाइड किया है। और अगर आप स्किल टेस्ट या इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, देन जो है आपका यहाँ पर एक तरीके से मेडिकल होगा। तो मेडिकल भी पास करना जरूरी है। मेडिकल का भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि मेडिकल में वो ये क्या क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि आप मेडिकल देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं अप्लाई करने के लिए तो फिर ऊपर के तामझाम करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो आप मेडिकल जो यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस डाली है उसको भी सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, और चांसेस है कि जिस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जोन में जो है आपका एक तरीके से जॉब भी लगेगा, ठीक है। तो ये थी मेन चीजें जो कि पूरे फॉर्म में बताई गई हैं। फिर भी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे रह गई हैं जिसको कि हम 1 बाय 1 जो है इस वीडियो में डील कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक की सारी बातें जो है आपको एक तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के मामले में अगर देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। एप्लीकेशन जो है 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है, आखिरी डेट जो है यहाँ पर 6 फरवरी 2025 रहने वाली है। और करेक्शन विंडो जो है ये 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपको दैट इज ओपन मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जो है सीबीटी का डेट क्या होगा, या फिर अलग अलग जो ये सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे उसका डेट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ये वेबसाइट पे ही मेंशन कर देंगे। तो आपको जो है रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट एक तरीके से विजिट करते रहना है। तो वही यहाँ पे मेंशन है, दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय दी आरआरबीज फ्रॉम द एलिजिबल nationals and other nationals brought out for the various posts of the ministerial and isolated category in the various zonal railways एंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और किसी मोड में आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, अगर उनका कोई भी रिजल्ट, ठीक है, 6 फरवरी 2025 के अंदर अंदर नहीं आता है, तो इन दैट केस आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म को भरने से पहले, यानी कि ये जो फॉर्म निकला है उसको भरने से पहले एक बार बोला गया है कि आप जो है सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपसे गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियों को सुधारने के लिए जो है आपको यहाँ पे 250 रुपए पे करने होंगे। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही आपको देना है, ठीक है। और आप जो है सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल जोन में जो है आपने अप्लाई कर दिया हो। सो कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी, सिर्फ एक ही आरआरबी में कोई भी एक जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आरआरबी में आप अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे देखे जाएंगे, जो कि होगा लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। और आपको कोई भी सेंटर या सिटी जो है सीबीटी एग्जाम के लिए एलोकेट की जाएगी बेस्ड ऑन दी फिजिबिलिटी, यानी जहां पे सीट है, जहां पे अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे जो है एक तरीके से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। और कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी टू चेंज दी एग्जामिनेशन सेंटर, ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी गई है।
कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और हाँ, अगर मल्टीपल शिफ्ट में सीबीटी एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन करके रखा है। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, सीबीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपका ट्रांसलेशन टेस्ट हो सकता है, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है, या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट हो सकता है, जो भी एप्लीकेबल होगा इन टर्म्स ऑफ योर पोस्ट, उसके बेसिस पे जो है दैट इज इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट आपका हो सकता है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, और उसके बाद जो है कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्क्स मैंने बता दिया, 1/3 जो है मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर द नेगेटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही जोन में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आप आरआरबी के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है मान लीजिए अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपका जो भी नाम या आपके फादर का नाम होगा वो आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, जैसा नाम या जैसा सब कुछ डेजिग्नेशन जो है आपके मेट्रिकुलेशन यानी 10th या 12th के मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में जैसा नाम है आपका, आपको अपना नाम या अपने फादर का नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अगली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग पीरियड से भी गुजरना होगा, ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल पोस्ट जो है देखा जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड के बारे में बता रखी है कि क्या क्या फैसिलिटी जो है आपको आगे चल के मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है। जनरल फिटनेस के मामले में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि मेडिकली जो है किन किन चीजों को लेकर चेक किया जाएगा, तो ये जो है आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें ठीक है देन आप शुरू से मतलब चीजों को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि यस अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। नेशनलिटी के बारे में बता दिया है कि हाँ आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, या फिर आप नेपाल, भूटान, तिब्बत रिफ्यूजी ये सब जो है मतलब अगर आपके पास है इनमें से कोई भी अगर आप सिटीजनशिप रखते हैं तो इन दैट केस आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज वैकेंसी एज जो है एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है देखी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एज लिमिट को रखा है, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है मिनिमम टू मैक्सिमम एज जो है 18 से लेके 33 साल तक का रखा गया है। और ये जो रिलैक्सेशन है ये लगभग दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स इन एज। ठीक है, इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एसटी के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अपने पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि हाँ आपका कौन सा एज लिमिट यहाँ पे बैठ रहा है। बाकी जो भी एज का कैलकुलेशन है मेक श्योर वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो लास्ट आपका एज लिमिट देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग ही कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगेन फिर से बता के रखा है कि एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट या मैक्सिमम एज लिमिट कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है अकेले अकेले भी बता के रखा है फॉर डिफरेंट कैटेगरी इन डिफरेंट कंडीशन, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो इन जनरल एज क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि जो बच्चे ऑब्वियसली रिजल्ट के लिए अपना वेट कर रहे हैं और रिजल्ट वो 2 फरवरी 2025 से पहले नहीं जमा कर सकते हैं, उनको अप्लाई नहीं करना है। इन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो है 500 की फी रहने वाली है। एंड पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी या ईबीसी के लिए जो है 250 रुपए की फी रहने वाली है। और बाकी जो इनमें इन कैटेगरी में नहीं आए उनकी फी जो है 500 रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ओके, इसके अलावा ऑनलाइन मोड में ही आपको एक तरीके से पेमेंट भी करना है, किसी और मोड में नहीं करना है। अब यहाँ पे जो चीजें मेंशन की हैं वो आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि क्या क्या क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है एक तरीके से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे सर्व करें, आप ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, तो इन दैट केस आपको एनओसी जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने कि कैसे रहने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि सीबीटी होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, एंड देन मेडिकल, एंड देन आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा बोला गया है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर द सिंगल स्टेज सीबीटी जो है वो 90 मिनट का होगा, 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 120 मिनट का होगा पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो है दैट इज 90 मिनट का होगा। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप ही होंगे,
और सिंगल स्टेज एमसीक्यू लिया जा सकता है, मल्टीपल स्टेज के अगर दैट इज सीबीटी होते हैं तो उस केस में जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। सेक्शन वाइज मार्क्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी से जो है 50 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स अलॉट किए जाएंगे 50, क्योंकि एक एक मार्क्स के एक एक क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है 15, मैथमेटिक्स से 10, जनरल साइंस से 10, इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव जो है 1/3 किया जाएगा, पॉजिटिव 1 नंबर दिया जाएगा। और ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा, नेगेटिव 1/3 होगा। ओके, जो क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दिया है वो एक्सेप्ट दैट इज जूनियर ट्रांसलेटर इन हिंदी का जो है उसका अलग से सिलेबस है, जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, The question for all the post except junior translator in Hindi are likely to be included question पैटर्निंग 2। अब ये सारे जो हैं आप दैट इज जूनियर ट्रांसलेटर के लिए ये हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे क्वालिफाइंग रेंज में आने के लिए, तो ऑब्वियसली जो मेंशन किया गया उससे ज्यादा ही करंट की कट ऑफ यहाँ पे भी रिलीज की जाएगी। सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल इन द वेरियस कम्युनिटी, जैसे कि अनरिजर्व को 40% स्कोर करना है या 40% से ज्यादा करना है, रादर टू से ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी जो है 30%, एससी 30%, एसटी 25%। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का मेंशन कर दिया है कि मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है, मल्टीपल सीबीटी करवाए जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ओके, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, जैसे कि बोला गया है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, टीजीटी, पीटीआई and primary teacher या assistant teacher या junior school PRT, the recruitment shall be done on the basis of CBT and teaching skill test with the ratio of 85 to 15। ठीक है, तो ये रेशियो दैट इज 85 to 15 का रेशियो जो है एक तरीके से देखा जाएगा, दैट इज 85 CBT का, 15 जो है आपका इंटरव्यू का देखा जाएगा। ठीक है, और फॉर द म्यूजिक टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या म्यूजिक टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या क्राफ्ट या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर दैट इज इन ड्राइंग, इनका वेटेज जो होगा सीबीटी का वो सीबीटी का होगा 60, परफॉर्मेंस टेस्ट का होगा 25 एंड स्किल टेस्ट का होगा दैट इज 15। ठीक है, बाकी किन चीजों से रिलेटेड रहेगा वो भी चीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी मेंशन किया है, जो कि ऑब्वियसली आपको फॉर्म भरने से पहले एक बार तो इसको जरूर डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई भी मेंशन किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे मेक श्योर इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे वेरियस आरआरबी के वेबसाइट के बारे में मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, ये सारे और ये जो लिंक दिए गए ना, ध्यान रखिएगा इन्हीं लिंक, यही सारे जो है ओरिजिनल लिंक है इनके, क्योंकि अभी बहुत सी फेक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी गई है ताकि कैंडिडेट से पैसे हथियाए जा सके। तो इन सारी वेबसाइट के द्वारा ही आपको अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए अगर आप चेन्नई जोन में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए वेबसाइट ये होने वाला है, या फिर आप मान लेते हैं सिकंदराबाद वाले जोन में इंटरेस्टेड हैं तो आपका वेबसाइट ये रहने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं चांसेस ज्यादा है कि आपको उसी जोन में जो है एक तरीके से जॉब मिलेगी, यानी आपको पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक तरीके से ये हमने डिस्कस कर लिया, जो भी मेन पॉइंट है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने मांगा है, और रिसेंट फोटोग्राफ की क्या इन्होंने चीजें मांगी है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, मतलब जिस भी टाइप की सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है इन्होंने इसी में अटैच करके रखा है। कमिंग टू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेट अ मिनट, इसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे जो है सारा सिलेबस डिटेल में दे दिया है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए क्या चाहिए, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए क्या चाहिए, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है और कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए, इसके अलावा पीजीटीज या टीजीटी के लिए, देन पीटीआई के लिए, असिस्टेंट टीचर, म्यूजिक टीचर हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट दैट इज फॉर स्कूल, और यहाँ पे टॉपिक भी दिए गए हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर या प्राइमरी रेलवे टीचर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, साइंटिफिक सुपरवाइजर का हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट का हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। अब क्योंकि पोस्ट इतने सारे हैं कि हर एक पोस्ट का ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना मतलब वन बाय वन जो है समझाना मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, दैट इज इन कॉमर्स, ठीक है। तो इन दैट केस आप देख सकते हैं आपका पे स्केल 8 रहने वाला है। कितना पे किया जाएगा, दैट इज 47,600, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सब कुछ बता के रखा है। देन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता के रखा है, जैसे कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कॉमर्स डिपार्टमेंट। और इसके अलावा जो है हाउ एवर द होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इज अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए आपके पास, एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। डिजायरेबल में बोला है नॉलेज फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पर बीएड मांगा है, ठीक है, यहाँ भी बीएड मांगा है, बीएड मांगा है, तो मैक्सिमम केस में आप देखोगे कि या तो आपसे बीएड मांगा है, ठीक है, या तो आपसे टेट मांगा है, ठीक है, या फिर आपसे डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा का केस जो है अक्सर जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके केस में मांग सकता है। और इस तरीके से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ या ग्रेजुएशन के साथ या डिप्लोमा के साथ, ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो भी यहाँ पे जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो ब्रांचेस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, आपको बस एक बार गो थ्रू करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे 7th नंबर पोस्ट जैसे कि मेंशन किया है कि पीजीटी फॉर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो अगेन सैलरी बता दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि बोला है कि आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में जो है बॉटनी एंड जूलॉजी रहना जरूरी है। या फिर आपके पास जो है मास्टर डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट दैट इज इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, plant physiology provided that they have studied botany and zoology at graduation level, ठीक है। अब देखिए आपका जो है इस केस में भी बॉटनी एंड जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल में होना जरूरी है। इसके अलावा देखिए आपके पास बीएड या फिर बीएड के बराबर इक्विवेलेंट डिग्री जो है होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड डिजायरेबल जो है नॉलेज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। तो यहाँ भी इन्होंने जो है बीएड डिग्री को एक तरीके से एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा है, या बीएड के इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ पर एक तरीके से मांगी गई है। सिमिलर बेसिस पे आप इंग्लिश मीडियम मेल फीमेल सबका यहाँ पे दे के रखा है। और अगर हम देखना चाहें तो इसी तरीके से सारे पोस्ट के बारे में दे के रखा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। अब देखिए ये जो लिस्ट है ना ये बहुत बड़ी है, देखिए ये खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी सारी मैंने बोला ना 1000 से भी ज्यादा पोस्ट निकली हैं। तो उतने के बराबर ही जो है आपको यहाँ पे एक तरीके से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अलग अलग जोन ने भी अपना एक आप कह सकते हो वैकेंसी बताया है और पोस्ट बताया है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ तो आरआरबी अहमदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनके पास 2 पोस्ट है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एंड लाइब्रेरियन, ठीक है। टोटल जो पोस्ट होगी दैट इज पहले वाले के लिए 3 होगी और लाइब्रेरियन के लिए 1 होगी। तो टोटल पोस्ट इन्होंने 4 निकाली है। इसी तरीके से सारी आरआरबी ने जो है निकाला है। जैसे कि दूसरा हो गया यहाँ पे अजमेर का, ठीक है। इनके पास जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है एंड स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिनमें से जूनियर ट्रांसलेटर का जो टोटल पोस्ट है वो है 8, स्टाफ के लिए है 1। तो टोटल इन्होंने पोस्ट निकाला है 9। इसी तरीके से आप हर एक आरआरबी का चेक कर सकते हैं। और जिस आरआरबी में आपका डिपार्टमेंट है या फिर आपका पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, आपकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी डाल रखी है कि यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक आरआरबी में एक बार चेक करना होगा। और जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी आरआरबी में आप अप्लाई करें। आपका जो पोस्ट है वो हो सकता है किसी और आरआरबी में भी हो।
तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपकी जो जॉब लगेगी वो वहीं लगेगी। और इन केस जिनको भी डाउट है, ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब ओनली। अच्छी खासी आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी भी है, लेकिन वही है कि इसके सिलेक्शन के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा, यूं ही नहीं हो जाएगा, बहुत मल्टीपल राउंड है जिसको कि आपको क्लियर करना होगा। तो ये जो पोस्ट है ये एक्चुअल में उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेडिकेटेड है कि हाँ भाई इसी टाइप का हमको जॉब करना है, तो इन दैट केस इट विल बी यूजफुल टू यू। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलासपुर में बहुत सारे हमको यहाँ पे पोस्ट दिख रहे हैं। देखिए बहुत सारे पोस्ट उन्होंने यहाँ पे रिलीज किए हैं, जैसे कि पीजीटी इन हिंदी, कॉमर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी के भी बहुत से पोस्ट इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है। इसी तरीके से आप अलग जोन, अलग आरआरबी जोन का भी देख सकते हैं क्या पोस्ट रहने वाली है, टोटल क्या क्या पोस्ट रहेगी। अगर हम इसको पूरा का पूरा देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो है 1036, ठीक है। 1036 जो है यहाँ पर एक तरीके से पोस्ट निकाली गई है। और अनरिजर्व के लिए 500 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है, एससी के लिए 125, एसटी के लिए जो है 64, ओबीसी एनसीएल के लिए 228, ईडब्ल्यूएस के लिए 95, ठीक है। और इसी तरीके एक्स सर्विसमैन के लिए 72। इस तरीके से आप पूरा का पूरा ग्रैंड टोटल देख सकते हैं। तो आप एक बार जरूर, अगर आपका इंटरेस्ट के यहाँ पे पोस्ट है और आपने बीएड भी एक तरीके से कर रखा है, तब तो बहुत अच्छा एक तरीके से आपके लिए मौका होने वाला है यहाँ पे। तो मैं मतलब मेरा मानना है कि अगर आप लाइक टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और इस टाइप के गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, अगर आपका एक तरीके से इंटरेस्ट जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तरफ है तो, और स्पेशली टीचिंग जॉब के लिए, ठीक है। तो ये था सारा का सारा डिटेल, इससे जुड़े सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं। मेक श्योर जिस जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे उस जोन के लिए जो है वेबसाइट आपको इनकी ही वेबसाइट पे मिल जाएगी। इन्होंने जो है अपनी वेबसाइट पे सारे अलग अलग आरआरबी का जो है एक तरीके से लिंक दिया हुआ है, तो जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उसी जोन पे क्लिक करके जो है आपको सारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।